हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं MTR क्लासेस की तरफ से एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग इन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और AP और नेक्स्ट दो चर वाले रेखीय समीकरण और नेक्स्ट उनके बारे में ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और माध्य माध्यिका बहुलक से किस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनमें आप लोग याद रखिए, इन्हें चतुर्थांश कहते हैं जो 4 भाग में बटा हुआ आता है। इसमें 4 भाग है प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड और एक थर्ड हो गया है। ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, तो प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं -2, 3 किस चतुर्थांश में है, तो बताइए दोस्तों। देखिए इसके आगे माइनस है और इसके आगे क्वेश्चन है तो प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है ढूंढिए, तो सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। अब सेकेंड में आते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु कहते हैं बीच वाला पॉइंट। यहाँ पर निर्देशांक क्या बनेगा, तो यहाँ x का भी वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 यानी दोनों 0 0 होता है। अब आते हैं कि x अक्ष पर, x इसे कहते हैं, यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, तो x, 0। यदि y अक्ष पर हम जाते हैं, यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, तो 0, y। और दोस्तों जो शुरू में x रहता है उन्हें भुज कहते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मूल बिंदु से दूरी हमें निकालना होता है तो फॉर्मूला यूज करेंगे √x² + y²। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, तो यूज करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह यह मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि पूछ दिया जाए तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी दोनों जो रेखा है उन दोनों के बीच पॉइंट कितना होगा, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। थर्ड में हम लोग आते हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। कोई ट्रायंगल है उनका बीच यानी केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 ऐसे याद कर लेंगे। और एक ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछता ही एग्जाम में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 y1 - y2। लगता होगा आपको बहुत भारी है, कुछ नहीं दोस्तों। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x1 लेते हैं तो याद कीजिएगा 1 के बाद 2 3 आता है, इसलिए y को सिर्फ ले लेना है। यदि यहाँ पर x2 लिखते हैं तो याद कीजिए 2 के बाद 3 और फिर से क्या आ जाएगा 1, इसीलिए y सिर्फ लिख देना है। उसी तरह यदि x3 लेता है तो 3 के बाद आएंगे 1 और उसके बाद 2। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीका से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं विभाजन सूत्र। आखिर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1x2 यानी दो पॉइंट है, दोनों के बीच विभाजन हो रहा कोई पॉइंट पर, मान लीजिए 2:3 या 3:4, तो उनका फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करेंगे, तो m1x2 + m2x1/m1 + m2। उसी तरह m1y2 + m2y1/m1 + m2। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला था। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग AP, जिन्हें कहते हैं समांतर श्रेणी। कोई भी AP हम लोग पहचानें कैसे, वो जो सीरीज रहना चाहिए इस रूप में रहना चाहिए, मतलब कि 2 4 6 एक सीरीज एक सिस्टमेटिक तरीका से चलना चाहिए, ना कि डायरेक्ट 2 के बाद 5 और 5 के बाद 7 आ जाए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टमेटिक यानी इस अरेंजमेंट में रहना चाहिए सीरीज, तो उन्हें हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की 3 संख्या याद रखिएगा, अल्फा - बीटा × अल्फा और अल्फा + बीटा, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 5 आ गया है तो इससे पहले 3 आ जाएगा, उससे बाद में 7 आएगा। ये लगातार 3 संख्या का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है। अब देखते हैं कोई भी सीरीज दिया हुआ है, इनमें प्रथम पद यानी ए क्या होता है, तो फर्स्ट वाला वो ए हो गया, और पदांतर यानी सारवंतर शॉर्ट में बोलते हैं डी, ए किसका वैल्यू होता है, तो नहीं दोस्तों में देखिए अंतर क्या है, तो देखिए 2 का अंतर है, यानी आप सेकेंड में से फर्स्ट घटा देते हैं 4 में से 2 तो आपको अंतर पता चल जाता है कितना का अंतर, 2 का अंतर, इसीलिए डी का मान 2 हो गया। अब आते हैं पूछ लिया जाए कि nवां पद क्या होगा, तो Tn =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसी तरह इन पदों का योगफल पूछ दिया जाए कि बताइए भाई 1 + 2 + 3 इतना को जोड़ देते हैं 100 तक, तो बताइए योगफल क्या आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक संख्या जोड़ देते हैं तो उनका योगफल क्या आएगा। तो SN = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। या इन्हें शॉर्टकट में दूसरा यूज़ करते हैं n/2 × a + l, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला वही यूज़ करते हैं जहाँ हमें tn का वैल्यू दिया हुआ है। यदि tn का वैल्यू नहीं दिया हुआ यानी n का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग फर्स्ट में निकाल के ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं जिनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन चैप्टर में हम लोग तीन कंडीशन के बारे में जानेंगे। यदि a/d b/e दोनों का रेशियो अलग हो, कहने का मतलब हो कि 2x 3y + 5 और 3x + 5y = 9 ऐसा कुछ रेशियो हो, तो देखिए ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। इन्हें d कहते हैं, इन्हें e कहते हैं, इन्हें f कहते हैं। हम लोग इसी तरह दर्शाते हैं। अब इनका रेशियो देखते हैं तो a/d यानी 2:3, उसके बाद 3/5, उसके बाद -5/-9। देखिए ये कोई बराबर नहीं है। कोई बराबर नहीं होने के कारण इनका कितना हल होता है, तो केवल एक हल, और इसका नाम क्या कहलाएगा, तो ओ विरोधी। यदि दो, इसमें क्या होता है कि दो इक्वल नहीं है, एक इक्वल रहता है, मतलब इन दोनों के रेशियो के बीच इक्वल नहीं और इनके बीच क्या है, इक्वलिटी है, यानी a/d ≠ b/e = c/f। अगर ऐसा आ जाए तो इसका मान जो वैल्यू होता है कोई हल नहीं, और इनका नाम होता है विरोधी। उसी तरह यदि तीनों रेशियो अगर हम तीनों इक्वली आ जाए, बराबर आ जाए, तो उनका मान होता है अनंत हल और इसका नाम होता है आश्रित। अब आते हैं ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, इसमें यदि दो इक्वेशन का ग्राफ, एक ग्राफ इधर है और दूसरा ग्राफ इधर, दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद यानी काट रहा, तो इनका केवल एक हल होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। कहने का मतलब है, देखिए एक रेखा दो एक दूसरे के क्या है, जस्ट समांतर है, तो इनका कितना हल होता है, कोई हल नहीं। लेकिन जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, मतलब ए का इक्वेशन इसी पर हो, बी का इक्वेशन भी इसी पर हो, तो इसका कितना हल होता है, अनंत हल। ये 3 क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। इन तीनों का सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में हल होगा। माध्य = σ(f(x)/σ(f) का यूज करके, माध्यिका का यूज करके ये सब्जेक्टिव बनाया जाता है, l + n/2 - बड़ी f छोटी f गुनाई, इस तरह याद करते हैं इसको। और बहुलक का फॉर्मूला जो होता है l + f0 - f - 1/2 f0 - f - 1 - f1 गुना i। तो ये जो है फॉर्मूला, इन्हें हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स के बहुलक में, और अब उनमें पढ़ चुके होंगे कि n क्या है, f क्या है। यदि आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उनमें मैं ज़रूर इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवाऊंगा। आज मैं देखता हूं कि माध्य का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। आपसे पूछ देगा दोस्तों 1 2 3 इन तीनों के माध्य बताए, तो इन माध्य मतलब एकदम बीच वाला, देखिए हमेशा जो बीच वाला रहता है वही आता है। अब माध्य का एक दूसरा रूप होता है औसत यानी एवरेज, यानी तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो फिर भी कितना आता है, 2। चाहे आप फॉर्मूला से निकालिए, चाहे आप शॉर्टकट देखिए, ये 30 के बीच में क्या आ रहा वही होगा क्या, माध्य। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं माध्यिका। माध्यिका का भी ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आता है, 2 फॉर्मूला है। सम संख्या रहे तो n/2 में + n/2 + 1 का माध्य होता है, और विषम संख्या रहे तो n + 1/2 का माध्य होता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, इतना लंबा ना करके एक शॉर्टकट तरीका है इनका निकालने का। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो इसको पहले हम सिस्टमेटिक यानी सजा लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 सजाने के बाद अब देखिए दोस्तों, इनका बीच पॉइंट क्या आ रहा है, तो माध्यिका का मतलब ही होता है बीच वाला पॉइंट, तो बीच वाला पॉइंट यहाँ 3 आ रहा है, इसीलिए माध्यिका क्या हो गया, 3। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आते हैं बहुलक। तो बहुलक में इसमें देखा जाए ये कैसे निकालेंगे। बहुलक का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी है। उनमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट किया है, तो इसमें देखिए 4 जो है बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया है, लगभग 4 बार, इसीलिए मेरा आंसर बहुलक क्या हो गया, 4। लेकिन इनमें देखिएगा दोस्तों, तो आपको 2 अंक ऐसा मिलेगा जो बार बार रिपीट किया है, जो कि 1 है, और दूसरा आप देखिएगा तो 4 है, 2 बार रिपीट किया है। तो इसीलिए अगर ऐसा स्थिति बन जाए तो हम क्या करेंगे, इनका औसत निकाल लेंगे, मतलब 4 + 1/2 जोड़ देंगे 5/2, इनमें भाग दीजिएगा तो 2.5 इतना आएगा। आज इस वीडियो से
जो दोस्तों आपको जो सीख मिला है वो बहुत ही अच्छा है, आप याद कर लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ज़रूर मिलेगा। और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें अपने दोस्तों को, कि वो भी इससे प्राप्त ले ले, इसका लाभ उठा ले। ठीक है, मेरा उद्देश्य बस यही है कि हर एक स्टूडेंट को इसका मतलब पता रहना चाहिए जो इस बार एग्ज़ाम दे रहा। कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से फेल ना हो, बहुत ही अच्छा नहीं बात है ये फेल होना। इसीलिए इस वीडियो को मैं बनाने का मकसद यही कारण है कि आज मैं वीडियो को ये सीरीज चला रहा हूँ MTR क्लासेस के तरफ से। आज हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।